हेलो बच्चा लोग, कैसे हो आप लोग। वेलकम टू नेहा एकेडमी। तो आज हम भयंकर बायोलॉजी के सेक्शन में एक बहुत इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक देखने वाले हैं जो आया है ऑन रिक्वेस्ट। ठीक है, तो टॉपिक है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो आता है फ्रॉम द चैप्टर दैट इज एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड देयर एलिमिनेशन। द 11th स्टैंडर्ड का टॉपिक है, ऑन रिक्वेस्ट आया हुआ है ये टॉपिक। तो देखते हैं इसका पूरा डिटेलिंग। ओके, मज़ा आने वाला है, बड़ा ही इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है। तो शुरू करते हैं। सो वो है मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, मीन्स एक्चुअल यूरिन फॉर्म कैसे होता है। तो मेन सोर्स क्या है यूरिन फॉर्म होने का, वो है द ब्लड। ब्लड फ्लोज एवरीवेयर, राइट। हार्ट जैसे ही ब्लड पंप करता है वो सब जगह पहुंचता है, फ्रॉम हेड टू टो, राइट। तो हर एक ऑर्गन में पहुंचता है। हर ऑर्गन में न्यूट्रिशन पहुंचाने के साथ साथ वो अपना ऑर्गन खुद फंक्शनिंग भी उस हिसाब से करता है आफ्टर रिसीविंग द ब्लड। तो जब ये किडनी में आता है ब्लड, जो हार्ट पंप करता है एवरी मिनट, उस ब्लड से ही, उस ब्लड कंपोनेंट से ही बनने वाला है द प्रोसेस। कौन सा? फॉर्मेशन ऑफ यूरिन का। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस दिस इज। तो इसमें होते हैं 3 इंपॉर्टेंट स्टेप। तो स्टेप वाइज देखेंगे। तो फर्स्ट स्टेप इज ऑफ यूरिन फॉर्मेशन, जो है द प्रोसेस ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, जिसको ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन भी कहा जाता है। ओके, अल्ट्रा फिल्ट्रेशन और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ये है द वेरी फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। ओके, तो नेफ्रॉन के पार्ट्स तो हमें पता है। नेफ्रॉन के पार्ट क्या है? द माल्फिजियन बॉडी एंड द रीनल ट्यूब्यूल। तो ये जो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस है, ये होता है इन द माल्फिजियन बॉडी। ओके, इन द माल्फिजियन बॉडी, जिसको माल्फिजियन कॉर्पसल भी कहा जाता है। इसमें 2 लोग हैं। कौन से 2 लोग हैं इसमें? इसमें है द ग्लोमेरुलस एंड द बोमेन्स कैप्सूल। ग्लोमेरुलस है एंड बोमेन्स कैप्सूल है। इन दोनों में से अगर हम देखें मेनली हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, तो वो है ग्लोमेरुलस, जिसमें है ब्लड वेसल्स का कॉम्बिनेशन। कौन से ब्लड वेसल्स है वो भी हमें तुरंत याद आने चाहिए। वो कौन से ब्लड वेसल्स की बात हो रही है? एफरेंट एंड इफरेंट, राइट। एफरेंट एंड इफरेंट ब्लड वेसल्स। बेसिकली ये क्या है? कैपिलरी नेटवर्क है। ठीक, आने वाले वेसल्स का नाम क्या है? दी एफरेंट ब्लड वेसल्स। एंड ग्लोमेरुलस से बाहर या बोमेन्स कैप्सूल से बाहर एग्जिट करने वाले वेसल्स का नाम क्या है? इफरेंट। इनकमिंग एफरेंट, आउटगोइंग इफरेंट, राइट। तो ये कॉम्बिनेशन में क्या होने वाला है? अपना फर्स्ट स्टेप जो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ दिस अल्ट्रा फिल्ट्रेशन प्रोसेस इज ब्रॉट अबाउट बाय 3 इंपॉर्टेंट लेयर्स। 3 लेयर्स की वजह से अच्छे से बढ़िया से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन होता है। ठीक है बच्चों, तो देखते हैं द फर्स्ट लेयर कौन सा है। द फर्स्ट लेयर इज द एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। कीवर्ड एंडोथेलियम ऑफ ब्लड वेसल्स। एक एक करके समझेंगे इसको, पहले देख लेते हैं। सेकेंड है द एपिथेलियल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। एपिथेलियल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। एंड तीसरा है इन दोनों के बीच वाला बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन in between the two.
कौन टू? एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स एंड एपिथेलियल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल। तुरंत यहीं पे एक क्वेश्चन बन जाता है बच्चों, एंडोथीलियम ऑफ ब्लड वेसल्स मेड अप ऑफ विच टिश्यू? इट इज स्क्वैमस। कौन सा स्क्वैमस? सिंपल स्क्वैमस। एपिथेलियल लेयर ऑफ बोमेन्स कैप्सूल, which epithelium? Again स्क्वैमस एपिथेलियम। कौन सा वाला? सिंपल वाला। बेसमेंट मेम्ब्रेन तो क्या है? इन बिटवीन द टू जो इंटरमीडिएट लेयर है वो है अपना बेसमेंट मेम्ब्रेन। तो इन तीनों की वजह से अच्छे से अल्ट्रा फिल्ट्रेशन हो जाता है। तो अब ये जो सेकेंड लेयर की बात हो रही है बोमेन्स कैप्सूल की, इसमें और हमें डिटेल जाना है। तो बोमेन्स कैप्सूल का जो एपिथेलियम है उसमें है स्पेशलाइज्ड सेल्स। उन स्पेशलाइज्ड सेल्स का नाम क्या है? वो है द पोडोसाइट्स। वो है पोडोसाइट्स। पोडा मतलब लेग, तो लेग लाइक मतलब क्या है? उनके ऐसे एक्सटेंशंस निकलेंगे, ठीक? तो ये हुए पोडोसाइट्स। ओके, तो ये कैसे है? ये इनमें बीच बीच में जगह मिल जाती है। देयर आर स्पेसेस, देयर आर स्लिट्स फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ दिस अरेंजमेंट। दैट इज द रीजन व्हाट हैपन्स प्रॉपर्ली ultra filtration. Minute pores are formed because of the specialized arrangement of the cells of Bowman's capsule. Okay, so इसीलिए इनको क्या बोला जाता है? स्लिट पोर्स, और सिर्फ स्लिट्स भी कह सकते हैं, राइट? माइन्यूट पोर्स बन जाते हैं। बहुत ही इंट्रिकेट मैनर में ये अरेंज होते हैं, जिनकी वजह से बाय डिफॉल्ट बीच बीच में स्पेसेस, स्लिट्स रह जाते हैं, जिनके थ्रू ब्लड कंपोनेंट फिल्टर होगा। ओके, यहाँ तक समझा है? अब ब्लड आने वाला है ऑर्गन में, राइट? तो किडनी में डायरेक्ट ब्लड की बात हो रही है, तो इमीडिएटली ब्लड कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो ब्लड के दो कंपोनेंट्स कौन से हैं? ब्लड के पास है प्लाज्मा एंड द ब्लड सेल्स, राइट? प्लाज्मा एंड ब्लड सेल्स। तो यहाँ जो फिल्ट्रेशन की बात हो रही है, इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, कि बहुत ही माइन्यूट एंड स्मॉलर लेवल पे चीज़ें फिल्टर होगी। फिल्टर होना मीन्स व्हाट? जो लाइटर कंपोनेंट है वो अंदर आ जाएगा बोमेन्स कैप्सूल के, जो हैवियर है वो ऊपर के ऊपर ही चला जाएगा। जस्ट लाइक टी, चाय पत्ती, जब हम टी में जो चाय पत्ती है स्ट्रेनर यूज करेंगे तो वो तो ऊपर जमा हो जाएगा, सिर्फ लिक्विड चाय पार्ट कप में आएगा। तो सेम चीज़ें होगी, जो हैवियर कंपोनेंट्स होंगे, जो स्लिट पोर से फिल्टर नहीं होंगे, वो ऊपर के ऊपर ही निकल जाएंगे। एंड द लिक्विड पार्ट, तो ब्लड का जो हेवियर कंपोनेंट है, मतलब सेल्यूलर पार्ट, वो कौन सा है? ब्लड सेल्स। तो ब्लड सेल्स फिल्टर नहीं होने वाले हैं, ठीक है? तो लिक्विड पार्ट बचता क्या है? प्लाज्मा। वेरी इंपॉर्टेंट, प्लाज्मा। अब प्लाज्मा में बहुत सारे कंपोनेंट्स है, इसमें कुछ हेवियर कंपोनेंट्स है जो भी फिल्टर नहीं होंगे। तो प्लाज्मा के सबसे इंपॉर्टेंट है हेवियर कंपोनेंट्स में, जिसको हम मैक्रोमोलिक्यूल्स बोल सकते हैं, वो है प्रोटीन्स। सो प्लाज्मा का बाकी फ्लूइड कंपोनेंट फिल्टर हो जाएगा थ्रू द पोडोसाइट्स, बट क्या रह जाएगा ऊपर? प्लाज्मा प्रोटीन्स। इसीलिए जो प्लाज्मा फिल्टर हो जाता है और आ जाता है बोमेन्स कैप्सूल में, इसको हम बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा। क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों, इस पे क्वेश्चन बना हुआ है कि विच कंपोनेंट, विच इज द, व्हाट इज द नेम ऑफ द कंपोनेंट विच इज फॉर्म्ड और विच गेट्स फिल्टर्ड? तो इट इज द डीप्रोटीनाइज्ड प्लाज्मा पार्ट, राइट? समझ में आ रहा है सबको? ओके, तो आगे देखते हैं कि अभी हमें समझ गया है कि प्लाज्मा कंपोनेंट ही फिल्टर होके अंदर आने वाला है इन द नेफ्रॉन थ्रू द माल्फिजियन बॉडी।
अब हम ओवरऑल ब्लड की बात करते हैं। हमें पता है व्हाट इज द कार्डियक आउटपुट, जाते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम में। कार्डियक आउटपुट कितना है 1 मिनट में? इट इज अराउंड 5 लीटर्स, मतलब 1 मिनट, इन अ मिनट अपना हार्ट पंप करता है 5 लीटर्स ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी। अब इसके आगे जो मैं बोलने वाली हूँ वो नंबर्स है। इन नंबर्स पे भी एप्लीकेटरी क्वेश्चंस आए हुए हैं, इसीलिए इम्पॉर्टेंट है। सो कार्डियक आउटपुट अपना है 5 लीटर्स। रेंज है ये, एग्जैक्ट नंबर भी हमें पता है, वो है 5040, राइट, न्यूमेरिकल्स में काम आता है वो। इस कार्डियक आउटपुट में से हम 1 मिनट की बात कर रहे हैं अभी, ओके, इन अ मिनट, और हम ब्लड की बात कर रहे हैं, ओके, ठीक। सो याद रखना है, ब्लड की बात हो रही है, फिल्ट्रेट की नहीं, वापस बता रही हूँ। कार्डियक आउटपुट मतलब ब्लड की बात हो रही है, इतना 1 मिनट में अपना हार्ट पंप कर देता है, बराबर। अब इसमें से किडनी में 1 मिनट में कितना ब्लड पहुंचता है? सो अराउंड 20 to 25% ऑफ द होल ब्लड ऑफ पम्प्ड बाय द हार्ट, उतना किडनी में एवरी मिनट पहुंचता है। सो दैट इज अबाउट 1100 to 1200 ml पर मिनट, ओके। सो ये वैल्यू याद रखनी बहुत बहुत ज़रूरी है, ओके। 1100 to 1200 ml किडनी तक पहुंचता है एवरी मिनट। अब इसमें पूरा ब्लड तो फिल्टर नहीं हो रहा है। अगर हम अब फिल्टर स्पेसिफिकली फिल्ट्रेट की बात करें तो कौन फिल्टर हो रहा है? सिर्फ प्लाज्मा। सो नॉर्मली ब्लड में 2 कंपोनेंट्स है, हमने देखा प्लाज्मा और ब्लड सेल्स। प्लाज्मा का परसेंटेज क्या है सर्कुलेटरी सिस्टम में देखा हुआ है, दैट इज 55%। सो इसका 55% अगर निकाले तो क्या आ जाएगा? 650 ml। रेंज है 650 to 700 ml का क्या है फिल्टर हो रहा? द प्लाज्मा। इसको हम बोलेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, क्वेश्चन आते हैं इस पे, रीनल प्लाज्मा फ्लो, ओके। अब नेक्स्ट टर्म्स इंपॉर्टेंट है, ये टर्म्स से न्यूमेरिकल्स आते हैं। नेक्स्ट टर्म है द फिल्ट्रेशन रेट। क्या रेट है? तो कहाँ से हो रहा है फिल्टर? ग्लोमेरुलस। सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, शॉर्ट फॉर्म पे ही क्वेश्चन आते हैं, GFR, ओके। सो हम स्पेसिफिकली फिल्ट्रेट की बात कर रहे हैं अभी, तो इन अ मिनट व्हाट इज द रेट? एंड इट इज 125 ml पर मिनट। और अगर लीटर्स की बात करें इट इज 180 लीटर्स पर डे। नीट में आया हुआ क्वेश्चन है ये, GFR का वैल्यू। सो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ GFR? 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे। दोनों जो है वैल्यूज, दोनों पे सवाल आए हुए हैं, ये वैल्यू इंपॉर्टेंट। उससे पहले वैल्यू क्या देखी हमने? रीनल प्लाज्मा फ्लो कितना है? 650 ml, ओके। अब ये दोनों वैल्यूज से हम एक फ्रैक्शन पे पहुंचने वाले हैं, ओके, वो भी इंपॉर्टेंट है। So the fraction is called filtration fraction. What is it called? It is called filtration fraction. दो वैल्यूज के बेसिस पे हम पहुंचेंगे ऑन filtration fraction. So filtration fraction is what? It is the GFR upon renal plasma flow. The GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या कैलकुलेट कर रहे हैं हम? फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन,
दैट इज GFR अपॉन रीनल प्लाज्मा फ्लो। क्या है GFR? 125। क्या है रीनल प्लाज्मा फ्लो? इट इज 650। सो इट कम्स डाउन टू, क्या है फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन? इट इज 1/5। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो 3 वैल्यूज याद रखनी है, फिल्ट्रेशन फ्रैक्शन, GFR एंड रीनल प्लाज्मा फ्लो। इसके लिए हमें ये वैल्यू इंपॉर्टेंट है, यहाँ से ही सब डिराइव हुआ है कि ऑफ द कार्डियक आउटपुट कितना किडनी तक एवरी मिनट पहुंचता है। ओके, नाउ वी हैव टू सी फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर। सो नेट फिल्ट्रेशन प्रेशर देखने से पहले समझना होगा अपने को इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर क्या है। ये वो प्रेशर है जिसकी वजह से प्रॉपरली क्या पॉसिबल है? इट इज अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ओके, सो इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। नाउ दिस इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर involves 3 types of pressure। 3 प्रेशर समझने हैं, ये कंसेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन भी आते हैं हायर ऑर्डर थिंकिंग की अगर हम बात करें तो। ओके, सो इसमें पहला प्रेशर देखते हैं, द वेरी इंपॉर्टेंट प्रेशर, इट इज ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ओके, तो ग्लोमेरुलर नाम आ गया है, मतलब उसके कंपोनेंट्स की बात होगी तो वो कौन से कंपोनेंट्स है? उसमें है द वेसल्स, द कैपिलरी नेटवर्क, राइट। अब कैपिलरी नेटवर्क में तुरंत एक चीज़ याद रखनी है, कैपिलरी नेटवर्क में आने वाले का नाम क्या है? इट इज एफरेंट, द इनकमिंग ब्लड इनकमिंग। आउटगोइंग का नाम क्या है? द इफरेंट। अब इसमें कौन सा प्रेशर है जो जनरेट होगा? वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। क्यों? द रीजन इज बिकॉज ऑफ डिफरेंस इन द डायामीटर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस पे नीट ओरिएंटेड क्वेश्चन आया हुआ है बच्चों कि किसका डायामीटर बड़ा है, किसका कम है। पॉइंट क्या है? डिफरेंस इन डायमीटर की वजह से प्रेशर जनरेट होगा। ब्लड एक डायमीटर से इस स्पीड में आ रहा है, उसी स्पीड में जाने का एक्सपेक्ट करेगा, बट डायमीटर छोटा होने की वजह से व्हाट विल हैपन? प्रेशर एक्सर्ट करना पड़ेगा फ्लो करने। दैट इज द रीजन दिस प्रेशर विल बी फॉर्म्ड। दैट इज द ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज इन फेवर ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। ये जो प्रेशर जनरेट होता है ये क्या करवाएगा? ये करवाएगा फिल्ट्रेशन ऑफ व्हाट? ब्लड कंपोनेंट्स। कौन सा ब्लड कंपोनेंट? प्लाज्मा। प्लाज्मा विदाउट व्हाट? प्रोटीन। वो फिल्टर आउट होके इसमें आ जाएगा और आगे वाले पार्ट में चला जाएगा, राइट। सो इसका क्या है ये कंसेप्ट? ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर इज व्हाट? ये क्या है? द प्रेशर जनरेटेड किसकी वजह से? बाय डिफरेंस इन डायमीटर ऑफ afferent and efferent the arterioles, right। अब इसका वैल्यू भी है, वैल्यू याद रखना ज़रूरी है। प्रेशर की बात हो रही है, सो इट इज़ 60 to 75 mm of Hg, okay, that is ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। याद रखना इट इज इन फेवर ऑफ फिल्ट्रेशन। ये चाहता है कि फिल्ट्रेशन हो, इसकी वजह से फिल्ट्रेशन होगा। ओके, क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ? क्योंकि नेक्स्ट जो हम प्रेशर्स देखने वाले हैं दे आर नॉट इन फेवर ऑफ फिल्ट्रेशन। ओके, सो दूसरा है ब्लड कोलॉइडल
ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये कौन सा प्रेशर है? दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय द प्लाज्मा प्रोटीन्स ऑफ द ब्लड। कौन एक्सर्ट कर रहा है ये? द प्लाज्मा प्रोटीन। अब मुझे बताओ, प्लाज्मा प्रोटीन्स अगर प्रेशर एक्सर्ट करेंगे तो वो इन फेवर होगा अल्ट्राफिल्ट्रेशन के कि अगेंस्ट? एब्सोल्युटली अगेंस्ट होगा। क्यों? वो खुद फिल्टर होते हैं क्या? नहीं होते, राइट? सो दिस प्रेशर इज नॉट इन फेवर ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, इसका वैल्यू है ओके ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, इट इज 30 to 32 mmHg। ओके, तो ये कहाँ से दिखने वाला है? इसमें जो ब्लड है, इसके जो प्रोटीन्स है, ये एक्सर्ट करेंगे प्रेशर। अब इसका एरो कैसे होगा? अगर ब्लड फ्लो हो रहा है थ्रू दिस एफरेंट एंड इफरेंट, जिसकी वजह से प्रेशर जनरेट हो रहा है, उसका एरो देखो टूवर्ड्स द बोमेन्स कैप्सूल, मतलब इन फेवर ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। इसके पास ये प्लाज्मा प्रोटीन्स की वजह से कहाँ जाएगा एरो? एरो विल गो इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ओके, सो नॉट इन फेवर ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अब बचता है अपना तीसरा प्रेशर, दैट इज कैप्सूलर। ओके, कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। कैप्सूलर से ही समझ रहा है। कैप्सूल कौन? कैप्सूल की बात हो रही है द बोमेन्स कैप्सूल। अब बोमेन्स कैप्सूल के अगेंस्ट ये ब्लड जब आ रहा है तो अपोजिट प्रेशर भी तो एक्सर्ट होगा। कहाँ से? द वॉल्स ऑफ बोमेन्स कैप्सूल विल एक्सर्ट अपोजिट प्रेशर। अब अपोजिट है मतलब इन फेवर ऑफ अल्ट्राफिल्ट्रेशन होगा क्या? नहीं। सो कैप्सूलर क्या है? प्रेशर एक्सर्टेड बाय the Bowman's capsule wall। ओके, अगेन नॉट इन फेवर। ओके, ये कंपेरेटिवली थोड़ा कम ही प्रेशर एक्सर्ट करता है। सो दैट इज अराउंड 10 to 18 mmHg। इट इज 10 to 18 mmHg। अब हमें तीन प्रेशर समझ गए हैं। तीन प्रेशर्स पे कंटेंट बेस्ड क्वेश्चन कैसे आते हैं? एक तो कौन एग्जर्ट कर रहा है पे क्वेश्चन आएगा, या फिर इज इट इन फेवर और नॉट इन फेवर ऑफ व्हाट? द फर्स्ट स्टेप जो हम देख रहे हैं वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, राइट? ऐसे क्वेश्चंस आते हैं। एंड दूसरा है क्वेश्चन टाइप कि अल्टीमेटली हमें क्या देखना है? नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो इसका वैल्यू क्या है? कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर का वैल्यू है 10 to 18 mm of Hg। ओके, नाउ इन तीनों प्रेशर्स की मदद से हमें क्या करना है? कैलकुलेट, वी हैव टू कैलकुलेट द नेट इफेक्टिव फिल्ट्रेशन प्रेशर। कीवर्ड क्या है? द नेट इफेक्टिव, मतलब एक्चुअली व्हाट इज द वैल्यू एंड किन लोगों को ऐड करें, किन लोगों को सब्ट्रैक्ट करें। तो ऐड किसको करेंगे? कौन मेन है? जो है इन फेवर ऑफ अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो कौन है? वो है ग्लोमेरुलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। और किसको हटा देंगे? जो फेवर में नहीं है। तो कौन नहीं है? दो लोग नहीं है, तो दोनों को ऐड कर लो पहले। तो पहला कौन है? ब्लड कोलॉइडल ऑस्मोटिक प्रेशर प्लस कैप्सूलर हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर। ये कौन है? सी अभी हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम इवन एंड कॉमन नंबर्स लेंगे टू गेट टू अ कॉमन वैल्यू। सो इट्स 60 माइनस BCOP का क्या है? 30 to 32। ओके, सो लेट्स टेक 32। ये है 10 to 18, या 18,
So it's 60 minus 50, that will come down to 10. So net effective filtration pressure क्या है? It is 10, but range है इसका क्योंकि values में vary. It is 10 to 25 mmHg. Very very important. Okay. So direct इस पे भी क्वेश्चंस आ सकते हैं या फिर तीनों प्रेशर्स पे क्वेश्चन आएंगे. ओके, सो ये अल्ट्रा फिल्ट्रेशन का सबसे इम्पॉर्टेंट पॉइंट था. नाउ नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन इज सिलेक्टिव ट्यूबुलर रीएब्सॉर्प्शन. ओके, अब हुआ क्या है यहाँ तक कि फिल्ट्रेट बन रहा है एवरी मिनट एंड इन द होल डे. तो वापस वो वैल्यू याद करनी है. फिल्ट्रेट मतलब द रेट, दैट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट. कितना था? इट इज 125 GFR, 125 ml पर मिनट और 180 लीटर्स पर डे. इतना तो फिल्ट्रेट बन रहा है डेली बेसिस पे, बट ये बहुत बड़ी वैल्यू है. इतना अपना यूरिन आउटपुट है क्या? इमेजिन अगर रहता, द पर्सन वुड हैव बीन नो मोर, कि इतना तो फ्लूइड सारा बॉडी से निकल जाएगा तो बचेगा क्या? इतना यूरिन आउटपुट है ही नहीं. सो व्हाट्स द यूरिन आउटपुट? रेंज क्या है? इट इज 1.5 लीटर्स पर डे. नाउ सी द रेशियो. 180 लीटर्स पर डे फिल्ट्रेट बन रहा है, बट यूरिन जो है वो इतना ही फॉर्म हो रहा है. इसका क्या कंक्लूजन है? इसका ये कंक्लूजन है कि बचा हुआ जो फ्लूइड कंपोनेंट है, फिल्ट्रेट है, वो वापस बॉडी के पास जाएगा. सो इट इज नियरली, वेरी इंपॉर्टेंट, 99% ऑफ द फिल्ट्रेट इज व्हाट इट इज reabsorbed. Why the word re? पहले बॉडी का ही पार्ट था ना वो, ब्लड से वो कंपोनेंट निकला, वो वापस टिश्यू में जाके अल्टीमेटली कहाँ मिक्सअप हो जाएगा? इन द ब्लड. सो reabsorbed. ओके, अब ये कौन कर रहा है? नेफ्रॉन का कौन सा पार्ट? नेफ्रॉन के दो पार्ट देखे थे हमने. द माल्फिजियन बॉडी जिसमें ग्लोमेरुलस है एंड बोमेंस कैप्सूल है, एंड द ट्यूब्यूलर पार्ट. तो इसीलिए नाम क्या है? सिलेक्टिव ट्यूब्यूलर रीअब्सॉर्प्शन. अब सिलेक्टिव क्यों? स्पेसिफिक चीज़ों पे कॉन्सेंट्रेट करते हैं, स्पेसिफिक पार्ट्स. देयर आर पार्ट्स ऑफ द ट्यूबुलर पार्ट, राइट? PCT है, लूप ऑफ हेनले, DCT, एंडिंग विद कलेक्टिंग डक्ट, राइट? तो उसमें सिलेक्टेड चीज़ों का रीअब्सॉर्प्शन होता है, इसीलिए द वर्ड सिलेक्टिव ट्यूब्युलर रीअब्सॉर्प्शन. ओके, अब रीअब्सॉर्ब होके इमीडिएटली नेफ्रॉन सबको याद है, राइट? ये ऐसा बोमेंस कैप्सूल, PCT, लूप, DCT और कलेक्टिंग डक्ट, ये रफ अंडरस्टैंडिंग है, राइट? तो ये हुआ अपना माल्फिजियन बॉडी और ये हुआ अपना ट्यूब्यूलर पार्ट, राइट? तो हमने अब तक क्या देखा है? अल्ट्रा फिल्ट्रेशन इस पार्ट तक हो चुका है. नाउ वी हैव टू सी कि आगे के जो दो स्टेप है वो कहाँ कहाँ होने वाले हैं. सो दिस इज PCT, दिस इज द लूप ऑफ हेनले, एंड दिस इज DCT, एंड दिस इज द कलेक्टिंग डक्ट. ओके, सो ये रीएब्सॉर्प्शन का मतलब क्या है? जो कंपोनेंट फिल्ट्रेट यहाँ आ रहा है और जो इस लूप में भी आएगा, लाइक दिस, ऑल दिस फिल्ट्रेट, उसमें से कंपोनेंट्स विल गो बैक टू द टिश्यू फ्लूइड. इधर जाएंगे सब, ओके, बाहर. एंड व्हाट इज दिस टिश्यू फ्लूइड कॉल्ड? वो जो वर्ड है वो अच्छे से याद रखना है. दैट इज द मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड, बेसिकली टिश्यू फ्लूइड. मतलब ये वापस इधर सब जाएगा और यहाँ से अल्टीमेटली टिश्यूज से होते होते कहाँ जाएगा? इट विल गेट मिक्सड अप विद द ब्लड. आवर जॉब इज डन. ओके,
Understanding? So now we have to see different parts of the tubular part of nephron, कौन से components reabsorb करते हैं. ये values याद रखना बहुत ज़रूरी है. Nearly 99% of the filtrate will get reabsorbed. Okay, that's the second step of mechanism of urine formation. So let's start with PCT. PCT से शुरू करेंगे. So PCT जैसे ही नाम आ रहा है, immediately you should know the epithelium of PCT. PCT का epithelium पता होना चाहिए. Okay, so first is क्या हो रहा है in PCT, क्या हो रहा है in PCT. So PCT में है epithelium, the simple, okay, but modified, that is brush bordered cuboidal epithelium. ये epithelium है PCT के लाइनिंग में. अब यहाँ कीवर्ड क्या हो जाता है, क्योंकि हम रीअब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, कीवर्ड है ब्रश बॉर्डर्ड होना. मतलब फ्री एंड पे क्या होना, फ्री एंड पे होना माइक्रोविलाई. एंड माइक्रोविलाई का एक ही काम है. व्हाट इज दैट वर्क? दैट इज जनरलाइज अगर वर्क देखे तो दैट इज एब्जॉर्प्शन, राइट, एब्जॉर्प्शन. और हम यहाँ एक्सक्रीटरी सिस्टम की बात कर रहे हैं, सो इट इज स्पेसिफिकली रीएब्जॉर्प्शन. सो बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई at the free end of cuboidal of PCT, nearly 70 to 80% of the electrolytes and water, very very important, gets reabsorbed by PCT only. नीट क्वेश्चन आया हुआ है. व्हाट इज द रीजन? द रीजन इज ओनली प्रेजेंस ऑफ माइक्रोविलाई. ये हुआ पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट कि अगर हम सिर्फ इलेक्ट्रोलाइट्स एंड वाटर की बात करें, इलेक्ट्रोलाइट्स मीन्स व्हाट? एक एग्जांपल सोडियम क्लोराइड, राइट, इलेक्ट्रोलाइट्स. सो 70 to 80% पानी एंड इलेक्ट्रोलाइट मिला के रीअब्जॉर्ब अकेला ही कर लेता है PCT. क्रेडिट टू द ब्रश बॉर्डर, टू द माइक्रोविलाई. अब दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट PCT में क्या है? नियरली ऑल द न्यूट्रिएंट्स गेट रीएब्जॉर्ब्ड हियर. न्यूट्रिएंट्स मतलब कौन आए न्यूट्रिएंट्स में? द न्यूट्रिएंट्स आर ग्लूकोज, अमीनो एसिड, फैटी एसिड. ये सारे के सारे रीएब्जॉर्ब PCT के लेवल पे ही हो जाते हैं. ओके ओके, तो रीअब्जॉर्ब क्या है? और एक बार जूम करके, मान लो ये PCT है, इसको हमने जूम कर दिया तो ये कैसे दिखेगा? ये है अपना PCT, यहाँ से लूप चालू हो रहा है. दिस इज PCT, राइट. तो एपिथेलियम कौन सा देखा हमने? एपिथेलियम है क्यूबॉइडल. तो ये रहा अपना क्यूबॉइडल दोनों साइड से, राइट. अब इसमें मॉडिफाइड चीज़ क्या है? इसमें है ब्रश बॉर्डर, राइट, माइक्रोविलाई है. तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि यहाँ से मान लो ये फिल्ट्रेट आ रहा है, इसमें अगर कोई कंपोनेंट है, कोई मीन्स व्हाट, जैसे अपने न्यूट्रिएंट्स, मान लो यहाँ से आया है ग्लूकोज है, अमीनो एसिड है, तो इसको ये माइक्रोविलाई की वजह से ये अब्जॉर्ब होगा इन द सेल और सेल से इन द टिश्यू. बाहर मतलब अपने नेफ्रॉन के बाहर, पर किसके अंदर आ गया है? इन द टिश्यू. फ्लूइड ऑफ बॉडी, कौन से स्ट्रक्चर के अंदर ये सब हो रहा है? किडनी के अंदर हो रहा है, राइट. किडनी का जो टिश्यू फ्लूइड है, किडनी का आउटर पार्ट क्या है? कॉर्टेक्स. अंदर वाला पार्ट क्या है? मेड्यूला. इसीलिए नाम क्या है इसका? मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल फ्लूइड. इसके अंदर वो डाल देगा, अपना काम हो गया. तो आगे जैसे जैसे जाएगा वापस और चीज़ें वो रीएब्जॉर्ब करते जाएगा. वही हमें अभी देखना है. अंडरस्टैंडिंग? समझा ये बात? ओके, सो दैट वाज अबाउट PCT.
अब पीसीटी में न्यूट्रिएंट्स के नाम भी याद रखने हैं, इसलिए मैं वापस लिख देती हूँ, क्योंकि न्यूट्रिएंट्स जो है वो 100% रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं एट द लेवल ऑफ पीसीटी। एंड ओवरऑल वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो 70 to 80% पीसीटी लेवल पे हो जाता है। तो दो चीज़ें यहाँ याद रखनी है, तीन बेसिकली। एपिथेलियम का नाम भी उतना ही ज़रूरी है कि कौन सा एपिथेलियम है। ओके, सो इट इज़ न्यूट्रिएंट्स कौन से हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड्स, राइट। सो न्यूट्रिएंट्स में 100% ऑलमोस्ट रीएब्जॉर्प्शन देखा गया है। किसकी बात हो रही है अभी? स्टिल पीसीटी की बात हो रही है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहीं पे याद रखना है, इनका एब्जॉर्प्शन कैसा होता है। द एब्जॉर्प्शन इज बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वी आर वेल वर्स्ड विथ एक्टिव ट्रांसपोर्ट एंड पैसिव ट्रांसपोर्ट, राइट। एनर्जी रिक्वायरमेंट जहाँ है वहाँ एक्टिव ट्रांसपोर्ट। अब उसके साथ ही साथ अगर हम वाटर और इलेक्ट्रोलाइट्स की बात करें तो वाटर एंड Cl माइनस आर रीएब्जॉर्ब्ड, इंपॉर्टेंट है ये, पैसिवली। अब क्या चीज़ें इजी रहती है याद रखना कि ये लोग सारे रीएब्जॉर्ब हो रहे हैं, बट अगर ट्रिकी क्वेश्चन बनाने हैं, थोड़ा डिफिकल्टी लेवल बढ़ाना है, तो फिर पूछ सकते हैं कि किस तरीके का रीअब्जॉर्प्शन होता है, बाय व्हाट मोड। तो ये है बाय एक्टिव ट्रांसपोर्ट, वाटर एंड Cl माइनस का रीअब्जॉर्प्शन होता है पैसिवली। ओके, 70 to 80% अकेला कर लेता है, माइक्रोविलाई की वजह से सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इसी लेवल पे रीअब्जॉर्ब टिश्यू के अंदर चले जाते हैं फ्रॉम द नेफ्रॉन। ओके, सो ये था पीसीटी। सेकेंड है द लूप ऑफ हेनले। अब लूप ऑफ हेनले का भी अलग से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसका ज़्यादा रोल प्ले रीएब्जॉर्प्शन में नहीं है। तो क्या है इसका रोल प्ले? इसका रोल प्ले ज़्यादा है टू मेंटेन हाई ऑस्मोलैरिटी in the medullary interstitial fluid। यहाँ हाई ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करता है लूप ऑफ हेनले। इमीडिएट क्वेश्चन, ये क्या है? व्हाट इज ऑस्मोलैरिटी? ऑस्मोलैरिटी इज व्हाट? द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सेल्यूट। सेल्यूट मतलब क्या? द कंपोनेंट्स। जैसे सेल्यूट का मतलब क्या होगा? इलेक्ट्रोलाइट्स इन अ मीडियम, राइट, और सॉलिड कंपोनेंट इन अ लिक्विड मीडियम। हाई ऑस्मोलैरिटी मीन्स व्हाट? वो सॉलिड कंपोनेंट्स का मात्रा ज़्यादा होना। तो ये क्या करना चाहता है लूप ऑफ हेनले कि हाई ऑस्मोलैरिटी, सेल्यूट कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रखना चाहता है एट द लेवल ऑफ मेड्यूलरी इंटरस्टिशियल टिश्यू फ्लूइड। मतलब टिश्यू फ्लूइड, नेफ्रॉन में नहीं, बाहर कॉन्सेंट्रेशन रखना चाहता है। और वो किसकी मदद से करेगा? विद द हेल्प ऑफ टू कंपोनेंट्स, जो है वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स। तो अगर लूप ऑफ हेनले की बात करें तो स्ट्रक्चर कैसा है उसका? ये अपना पीसीटी है, ये है लूप ऑफ हेनले, बराबर। अब लूप ऑफ हेनले की बात करें तो नीचे की तरफ जाने वाले को क्या बोलेंगे? डिसेंडिंग लिम्ब, एंड नीचे से ऊपर जो आ रहा है उसको हम बोलेंगे असेंडिंग लिम्ब। तो डिसेंडिंग लिम्ब का अलग काम है, असेंडिंग लिम्ब का अलग काम है। तो उस हिसाब से हमें देखना है क्या काम करते हैं अल्टीमेटली टू मेंटेन व्हाट? दी ऑस्मोलैरिटी हाई टिश्यू फ्लूइड में। इसका भी एपिथेलियम है जिसमें थोड़े से चेंजेस होते हैं, इसीलिए याद रखना है। टिश्यू चैप्टर में भी ये कंसेप्ट मेंशन्ड है कि लूप ऑफ हेनले
जैसे ही पीसीटी से चालू होता है इनिशियली थोड़ा थिक होता है, तो थिक जहाँ है वहाँ एपिथेलियम पीसीटी वाला ही होगा जो है क्यूबॉइडल। बट जैसे जैसे वो नीचे जाता है वो हो जाता है थोड़ा थिन, तो वहाँ थिन मतलब क्यूबॉइडल तो बैठेंगे नहीं, तो फिर कौन बैठेगा, पतले वाले कौन है, वो है स्क्वैमस। सो लूप ऑफ हेनले की बात करें तो थिक सेगमेंट है और थिन सेगमेंट है। तो जहाँ थिक सेगमेंट है वहाँ एपिथेलियम कौन सा होगा, वहाँ होगा क्यूबॉइडल, और जहाँ थिन सेगमेंट है वहाँ होगा द थिन वंस जो है स्क्वैमस। इसमें भी एम्स लेवल वाले क्वेश्चनर्स आ चुके हैं, थिक पार्ट हैज़ विच एपिथेलियम, थिन हैज़ विच एपिथेलियम। ओके, सो हम बात कर रहे हैं उसके दो लिम्ब्स है। सो द फर्स्ट इज ऊपर से नीचे की तरफ जा रहा है, द डिसेंडिंग लिम्ब। अब ये डिसेंडिंग लिम्ब का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है, इट इज परमिएबल टू, इंपॉर्टेंट है, वाटर एंड impermeable to electrolytes। परमिएबल इम्परमिएबल का मतलब क्या है, परमिएबल मतलब उसके थ्रू पास हो सकते हैं। अब वापस याद दिला दो, हम रीएब्जॉर्प्शन की बात कर रहे हैं, तो यहाँ परमिएबल का मतलब क्या है, वाटर निकल सकता है फ्रॉम दिस लूप बाहर टिश्यू में। अब वाटर निकल गया तो बचा हुआ कंपोनेंट क्या होगा, डाइल्यूट हो जाएगा कि कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा। पानी निकल गया है तो बचा हुआ कंपोनेंट क्या हो जाएगा, बचा हुआ कंपोनेंट हो जाएगा कॉन्सेंट्रेट। ओके, सो वाटर gets reabsorbed making the filtrate, अंदर का फ्लूइड को क्या कर देगा, वो उसको कॉन्सेंट्रेट कर देगा। ओके, कहाँ की बात हो रही है, डिसेंडिंग लिम्ब ऑफ लूप ऑफ हेनले की बात हो रही है। वाटर रीअब्जॉर्ब कर लेगा क्योंकि वो परमिएबल है। परमिएबल मीन्स वाटर कैन पास थ्रू इट। कहाँ जाएगा वाटर, इनटू द टिश्यू फ्लूइड, राइट। सो वाटर गेट्स रीअब्जॉर्ब्ड मेकिंग फ्लूइड व्हाट, हाइपर ऑस्मोलर। हाइपर ऑस्मोलर मतलब कॉन्सेंट्रेट हो जाएगा वो अंदर ही अंदर। ओके, अब डिसेंडिंग लिम्ब का काम हो गया है, अब देखते हैं असेंडिंग क्या करेगा। ओके, अब देखते हैं असेंडिंग क्या करेगा। ओके, सो डिसेंडिंग का एग्जैक्ट उल्टा है असेंडिंग। डिसेंडिंग किसके लिए रेडी था, परमिएबल था, वाटर के लिए। अब ये परमिएबल है टू, उल्टा मतलब ये होगा टू इलेक्ट्रोलाइट्स परमिएबल एंड इम्परमिएबल टू वाटर। अब इससे क्या हो जाएगा, अब डायग्राम, ये अपना लूप है, पहले वाले ने क्या कर दिया, बाहर क्या फेंक दिया, वाटर फेंक दिया, अंदर कॉन्सेंट्रेट हो गया, सब हाइपर ऑस्मोलर हो गया। कॉन्सेंट्रेट अंदर ही अंदर की बात करो, नेफ्रॉन के अंदर ट्यूबुलर पार्ट। अब इसमें क्या हो गया, इन्होंने बाहर क्या फेंक दिया, इसने वाटर फेंक दिया, इधर सब इलेक्ट्रोलाइट्स थे, अब इसने इलेक्ट्रोलाइट्स फेंक दिए। अब क्या हो गया, वो हाइपर ऑस्मोलर से कॉन्सेंट्रेशन तो कम हो गया ना, सोल्यूट भी बाहर निकल गया, तो क्या हो जाएगा वो अभी लेस हाइपर ऑस्मोलर, मतलब वो जाएगा टूवर्ड्स बीइंग हाइपो ऑस्मोलर। ओके,
क्वेश्चन कैसे आते हैं, डिसेंडिंग लिम इज परमिएबल टू डैश, असेंडिंग लिम इज परमिएबल टू डैश, या फिर उसका वाइस वर्सा, इम्परमिएबल टू व्हाट। ओके, सो अच्छे से याद रखना है, डिसेंडिंग वाटर, असेंडिंग इलेक्ट्रोलाइट्स। ओके, तो ये तो हुआ अपना लूप ऑफ हेनले। नेक्स्ट क्या देखना है, नेक्स्ट वी हैव टू सी DCT। ओके, PCT वाज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कौन है, डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। ओके, इसमें भी एपिथेलियम सेम है, क्यूबॉइडल, बट ब्रश बॉर्डर्स जो है वो फ्यू है, फ्यू ब्रश बॉर्डर्स इज देयर। सो यहाँ रीअब्सॉर्प्शन दिखता है, बट अगेन अ डिफरेंट टाइप ऑफ रीअब्सॉर्प्शन, इंटरेस्टिंग टाइप, दैट इज कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन। कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन, अब कंडीशनल मतलब कोई किसी सिचुएशन में अंडर सर्टेन कंडीशंस ही होगा, बिकॉज इट इज रेगुलेटेड बाय व्हाट, हार्मोन्स। सो वेरी इंपॉर्टेंट, 2 हार्मोन्स यू हैव टू रिमेंबर हियर, जिनकी वजह से DCT में रीएब्सॉर्प्शन होता है। द फर्स्ट इज अल्डोस्टेरॉन, which is a hormone of the adrenal glands, specifically adrenal cortex, and ADH, antidiuretic hormone, जो एक हार्मोन है ऑफ द न्यूरोहाइपोफाइसिस ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, राइट। सो कंडीशनल रीअब्सॉर्प्शन में क्या याद रखना है, कौन से कंडीशन से, बाय रिलीज ऑफ हार्मोन्स। कौन से 2 हार्मोन्स की बात हो रही है यहाँ, इट इज एल्डोस्टेरॉन एंड ADH। अब स्पेसिफिकली एल्डोस्टेरॉन का काम क्या है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ सोडियम एक्टिवली। इसका काम क्या है, रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर, रीअब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर पैसिवली। ओके, इंपॉर्टेंट है, ये दोनों हार्मोन्स की वजह से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स हैंड इन हैंड रीएब्सॉर्ब होंगे। रीएब्सॉर्प्शन का मतलब डायग्रामेटिकली कैसे, PCT में काम हो गया, लूप ऑफ हेनले में काम हो गया। अब DCT में यहाँ से पानी बाहर, यहाँ से Na+ बाहर, इसका क्रेडिट किसको दोगे, ADH को देंगे। Na+ टिश्यू में आने का क्रेडिट किसको दोगे, एल्डोस्टेरॉन को देंगे। इसीलिए नाम क्या है, कंडीशनल रीएब्सॉर्प्शन। हार्मोन्स पे क्वेश्चन आए हुए हैं, DCT में कौन से हार्मोन्स रेगुलेट करते हैं रीएब्सॉर्प्शन। PCT में हार्मोनल रेगुलेशन का कुछ नहीं है, डायरेक्टली क्रेडिट माइक्रोविलाई को देके पूरा रीएब्सॉर्प्शन हो जाता है। ओके, एंड द लास्ट इज द कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट भी इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द रीएब्सॉर्प्शन पॉइंट ऑफ व्यू। अब DCT तक वाटर रीएब्सॉर्ब होते गया है, बट ऑस्मोलैरिटी जो है वो लो है, हाइपोऑस्मोलर ही है कंपोनेंट। अब हमें क्या करना है, यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा हमें क्या करवानी है, कॉन्सेंट्रेटेड। यूरिन कॉन्सेंट्रेटेड होना मीन्स व्हाट, उसमें कम से कम पानी हो। क्यों, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा बॉडी को वापस चाहिए ना पानी, राइट। सो वी हैव टू मेक श्योर दैट यूरिन गेट्स कॉन्सेंट्रेटेड। अब तो हम लास्ट स्ट्रक्चर तक आ चुके हैं ट्यूबुलर पार्ट के, कौन सा है वो, दैट इज द कलेक्टिंग डक्ट, राइट। सो कलेक्टिंग डक्ट में भी मैक्सिमम जो है रीएब्सॉर्प्शन ऑफ वाटर अच्छे से होता है। ओके, क्योंकि हमें क्या करना है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट करना है, यूरिन कॉन्सेंट्रेट करना है। ओके, कि कम से कम पानी हो, ज़्यादा से ज़्यादा पानी अपने पास वापस आ जाए बॉडी के पास। इसका जो
डिस्टल पार्ट है, डिस्टल पार्ट मीन्स व्हाट, ये लूप था, ये DCT था, ये अपना कलेक्टिंग डक्ट है। ये जो ऊपर वाला पार्ट है इट इज़ मेनली कंसर्न विथ पानी का रीअब्जॉर्प्शन। नीचे वाला जो पार्ट है दिस इज द डिस्टल पार्ट। इसका अलग फीचर याद रखना है, ये करवाता है रीअब्जॉर्प्शन ऑफ स्मॉल अमाउंट्स ऑफ वेरी इंपॉर्टेंट यूरिया। ओके, सी नाउ इमीडिएट डाउट आता है, यूरिया तो अपना वन ऑफ द मेन यू कैन से अलॉन्ग विथ वाटर द मेन नाइट्रोजनस एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो ये क्यों वापस लेना है? द ओनली रीजन बीइंग, कोई भी कंपोनेंट अपने बॉडी में जब रहता है इट हैज़ टू मेंटेन ऑस्मोलैरिटी और यू कैन से इट हैज़ टू मेंटेन बैलेंस इन द बॉडी। पूरा का पूरा यूरिया निकल जाएगा तो बॉडी में यूरिया डिफिशिएंट जो एनवायरनमेंट है वो क्रिएट नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैं ये नहीं बोल रही हूँ, मान लो इसमें 100% यूरिया जा रहा है बाहर, 100 का 100 रीअब्जॉर्ब नहीं हो रहा है, 100 में से सिर्फ 10 होगा रीअब्जॉर्ब, बाकी चला जाएगा। लाइक दैट यू हैव टू रिमेंबर। स्मॉल अमाउंट, सी वी हैव रिटन ऑल्सो, स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होता है जस्ट टू मेंटेन द ऑस्मोलैरिटी। ओके, इसका रोल प्ले वापस आगे समझेगा तो मैं इन व्हाट, जब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट का मैकेनिज्म हम देखेंगे जिसमें लूप ऑफ हेनले है, वैसा रेक्टा है, कलेक्टिंग डक्ट है, वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग एंड इम्पॉर्टेंट मैकेनिज्म है जो हम नेक्स्ट सेशंस में देखेंगे, राइट? तो उसमें इसका क्या होता है उसका भी जस्टिफिकेशन है। ओके, सो कलेक्टिंग डक्ट में वाटर तो रीअब्जॉर्ब हो ही रहा है, उसके साथ ही साथ स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया भी रीअब्जॉर्ब होके कहाँ जा रहा है? इन द टिश्यू फ्लूइड। ओके, सो दैट वाज अबाउट व्हाट, द कंप्लीट प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिव ट्यूब्यूलर reabsorption. Now next and the last step of mechanism of urine formation is tubular secretion. अब ये टर्म से बहुत confusion होती है बच्चों, अच्छे से समझो। reabsorption क्या था? ये tubular part of nephron जो है उसमें से जो चीज़ें अपने बॉडी को वापस चाहिए वो वापस टिश्यू में चली जाएगी। टिश्यू में ये सब क्या है? बाहर टिश्यू फ्लूइड है किडनी का, उसमें चली जाएगी। बट अगर टिश्यू फ्लूइड में कुछ ऐसे चीज़ें हैं जो टिश्यू फ्लूइड में नहीं चाहिए, द एक्सक्रीटरी वेस्ट है, तो वो आएगा और नेफ्रॉन के ट्यूबुलर पार्ट में चला जाएगा टू गेट एक्सक्रीटेड आउट। उसको हम बोलेंगे द कंसेप्ट ऑफ ट्यूब्यूलर सिक्रीशन। ये कंफ्यूजिंग क्यों है? ट्यूब्यूलर सिक्रीशन, बच्चों को ऐसे लगता है ट्यूब्यूल कुछ सिक्रीट कर रहा है, ट्यूब्यूल मतलब ट्यूबुलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन कुछ सिक्रीट कर रहा है, ऐसा नहीं है। उस ट्यूब्यूल के अंदर टिश्यू फ्लूइड से चीज़ें जाएगी जो बॉडी को नहीं चाहिए या फिर बैलेंस मेंटेन करने को चाहिए, राइट? सो ये मेनली होता है ट्यूबुलर सिक्रीशन इन द PCT एंड DCT। बाकी कौन बचा? लूप ऑफ हेनले और कलेक्टिंग डक्ट का रोल प्ले कहाँ होगा? इन रीएब्जॉर्प्शन, नॉट इन सिक्रीशन। ओके, सो PCT और DCT में कौन लोग ट्यूब्यूलर पार्ट ऑफ नेफ्रॉन में घुस जाते हैं, अंदर चले जाते हैं टू बी अ पार्ट ऑफ यूरिन। यूरिन का पार्ट बनने टिश्यू से कौन जाता है? ओके, सो PCT में देखते हैं कि PCT में कौन से कंपोनेंट्स अंदर नेफ्रॉन में चले जाएंगे। कंपोनेंट्स लाइक H+, राइट, सर्टेन ड्रग्स, हिप्यूरिक एसिड, क्रिएटिनिन। तो ये ऐसे लोग हैं जो बने हुए एट द टिश्यू लेवल, प्रेजेंट एट द टिश्यू लेवल, एंड दे विल एंटर व्हाट? the part of nephron to be a part of urine. DCT में दो ही लोग याद रखने, it is H+ and K+, okay? H+ and K+. So ये बहुत क्लियर करना ज़रूरी है कि सिक्रीशन मतलब टिश्यू फ्लूइड से नेफ्रॉन में जाने वाले लोग, ओके? तो ये समराइज्ड डायग्राम है
जो इसको फटाफट हम देख लेते हैं। तो ये तो अपना माल्फिजियन बॉडी है, पीसीटी, लूप ऑफ हेनले, डीसीटी एंड द कलेक्टिंग डक्ट। तो यहाँ तो अल्ट्राफिल्ट्रेशन हो गया, अपना फिल्ट्रेट रेडी है टू फॉर्म द यूरिन, टू बिकम द यूरिन इन ड्यू कोर्स। अब यूरिन पूरा का पूरा तो बनेगा नहीं, बहुत सारे कंपोनेंट क्या होने वाले, रीएब्जॉर्ब। तो पहले रीएब्जॉर्ब देखते हैं। पीसीटी में कौन कौन रीएब्जॉर्ब हो रहा है? आयंस लाइक HCO3-, NaCl, वाटर, ये तो अपने मेन लोग हैं जो अपने बॉडी को वापस चाहिए। K+, ओके, K+ एंड 100% व्हाट, न्यूट्रिएंट्स। लूप ऑफ हेनले देखते हैं। द डिसेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू वाटर, असेंडिंग लिम्ब परमिएबल टू इलेक्ट्रोलाइट्स। डीसीटी में देखिए ये लोग कॉमन है अपने, वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, साथ ही साथ HCO3- का भी रीअब्जॉर्प्शन हो जाता है एट द लेवल ऑफ डीसीटी में। क्या याद रखना है, कंडीशनल होता है रीअब्जॉर्प्शन, हार्मोनल इसका बेस है। कलेक्टिंग डक्ट में देखिए ऊपर वाला पार्ट रीअब्जॉर्ब कर लेगा वाटर, डिस्टल पार्ट रीअब्जॉर्ब करेगा स्मॉल अमाउंट ऑफ यूरिया। अब सिक्रेशन, कौन सा पार्ट घुस जाएगा नेफ्रॉन में टू गेट आउट एंड बिकम एज अ पार्ट ऑफ यूरिन, H+, NH3, अमोनिया। अब ये लोग क्या है, आयनिक बैलेंस मेंटेन करने भी ये चीज़ें चली जाएगी या एसिड बेस बैलेंस मेंटेन करने। ओके, यहाँ भी H+ है एंड K+ है। K+ कंफ्यूज नहीं होना है। व्हाट इज द कीवर्ड यू हैव टू रिमेंबर? क्या कर रहे हैं ये लोग, आयनिक बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं या फिर एसिड बेस बैलेंस। ओके, इसीलिए अलग कलर से किया है कि कंफ्यूज ना हो। क्वेश्चंस डू कम, कौन से कंपोनेंट रीअब्जॉर्ब होते हैं, कौन से कंपोनेंट सीक्रीट होते हैं। ओके, सो दिस पार्ट वाज वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, एक्सक्रीटरी सिस्टम का ये पार्ट, मैकेनिज्म ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। अगर ये सेशन पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन फेसबुक एंड इंस्टाग्राम, लिंक्स डिस्क्रिप्शन में है। ओके, एनरोलमेंट के लिए आप कांटेक्ट भी कर सकते हैं। बाय बाय एवरीबॉडी।